आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्ट एंड हैंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का ही ये टॉपिक है। तो स्टार्ट के में इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, कुछ कॉमन कंडीशंस देखेंगे। वो हैं क्या। वैसे हम रिस्ट और हैंड की नॉर्मल एनाटमी भी देखेंगे। स्पोर्ट्स में जो मोस्ट कॉमन इंजरीज होती हैं इस रीजन की वो भी हम देखेंगे, और एंड पे हम इसकी इन्वेस्टिगेशन विद ट्रीटमेंट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो है स्कायर थंब या फिर गेम कीपर थंब। अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें तो स्कायर थंब जो है वो एक्यूट इंजरी होती है किसी भी ट्रॉमा की वजह से। और ये ट्रॉमा होता क्यों है? हाइपर एब्डक्शन ऑफ थंब की वजह से, जैसे स्काई पोल स्ट्रैप में हो जाता है। और इसके अपोजिट टर्म है गेम कीपर थंब। ये क्रोनिक और नॉन ट्रोमेटिक ओवर यूज इंजरी है। स्कायर में क्या था? वो एक्यूट, और गेम कीपर ये क्रोनिक है। वो ड्यू टू ट्रॉमा है स्कायर थंब, और गेम कीपर थंब ओवर यूज इंजरी है। और इसमें भी जो अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट है वो ग्रेजुअली टियर हो जाता है। ये वही मैकेनिज्म हो गया स्कायर थंब का। इसमें हम डिफरेंट थेरेपी कराते हैं। जैसे आपको बताया कि हैंड्स में मोस्टली ग्रिप ही हमारी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये ग्रिप वापस लाने के लिए ये पुटीज़ हम स्टार्ट पेशेंट से यूज़ कराते हैं। पुटीज़ डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती हैं, और जो इनकी हार्डनेस होती है वो कलर टू कलर वेरी करती है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, जो येलो कलर के होते हैं वो सबसे सॉफ्ट है थेरे, और जो रेड कलर की है वो मीडियम सॉफ्ट होती है, ग्रीन की मीडियम, और थेरेपी प्यूटी जो ब्लू कलर में आती है वो फर्म होती है। तो इनिशियली हम सॉफ्ट पेशेंट से स्टार्ट कराएंगे ग्रिप पर्पस के लिए, और फिर इसे हम एट द एंड जैसे जैसे हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी तो उसे फर्म की तरफ लेके आएंगे। और सेकंड चीज़, ये भी वही ग्रिप हैंड एक्सरसाइजेस के लिए हम डिफरेंट कलर की बॉल्स यूज़ कराते हैं ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये भी कलर टू कलर वेरी करती है इनकी हार्डनेस, इनकी फर्मनेस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये टेपिंग, काइनेसियो टेपिंग। ये हम ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं या फिर स्पोर्ट्स में प्रोटेक्शन पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं स्कायर थंब की टेपिंग हुई हुई है। ये टेप भी डिफरेंट कलर्स में होती हैं। इनकी जो हमारे पास इलास्टिसिटी होती है वो चेंज होती है। वो डिपेंड करता है कि हमने किस स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना है इसे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सेलेक्ट करते हैं इन काइनेसियो टेप को। अच्छा, ये सप्लिंट है जो हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं हैंड और रिस्ट कंडीशन में, ताकि जो है थंब है वो स्टेबलाइज हो सके। एक और कंडीशन है इसी रीजन में, कैनबॉक डिजीज़। कैनबॉक डिजीज़ क्या है कि इसमें किसी भी एक स्मॉल बोन की ब्लड सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई तो क्या होगा? बोन नेक्रोसिस की तरफ जाएगी। और इसमें जो मोस्ट कॉमनली स्मॉल बोन रिस्ट की इन्वॉल्व होती है वो है ल्यूनेट। द ल्यूनेट इज़ अ कार्पल बोन। बोन इज लिविंग टिश्यू दैट रिक्वायर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ ब्लड फॉर द nourishment. If the blood supply to the bone stops, the bone or the parts of the bone can die. ये वही कैन बॉक्स डिजीज, इसमें हम देख सकते हैं ल्यूनेट बोन को। नेक्स्ट है हमारे पास इसी रीजन में जो इंजरी होती है, बॉक्सर फ्रैक्चर। नाम से पता चल रहा है ये बॉक्सर्स में होता है। और ये है क्या? फिफ्थ मेटाकार्पल बोन जब नेक से ब्रेक करेगी तो उसे हम कहेंगे बॉक्सर फ्रैक्चर। It usually happens when you punch an object at a high speed. Symptoms of boxer fracture जैसे कि pain, swelling, limited range of motion, पिंकी फिंगर भी मिल सकती है, या फिर मिस अलाइनमेंट ऑफ फिंगर भी मिल सकती है। ये डिफरेंट हमारे पास इंडिकेशंस होंगी बॉक्सर फ्रैक्चर्स में। ये वही बॉक्सर फ्रैक्चर, इसमें हम देख सकते हैं फिफ्थ मेटाटार्सल बोन जो है, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन जो है वो नेक से ब्रेक हुई हुई है। नेक्स्ट एक कंडीशन हमारे पास गोयान कैनाल सिंड्रोम। गोयान कैनाल ये भी रिलेटिवली रेयर पेरिफेरल अल्नर न्यूरोपैथी है। इसमें होता क्या है कि जो डिस्टल पार्ट होता है अल्नर नर्व का वो
इंट्रैप कर जाएगा गोयान कैनाल में। गोयान कैनाल जो है वो हमारी पामर सरफेस ऑफ रिस्ट में होती है। तो अल्नर ओरिजिनेट फ्रॉम C8T11। तो इसी के आगे जो भी सप्लाई होती है C8 और T1 की हैंड्स में, उसमें हमें सेंसेशन इम्पेयरमेंट्स मिलेंगी, मोटर वीकनेस मिलेगी। ये है गयान कैनाल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ये पामर सरफेस ऑफ हैंड पे ही होती है। ये जो हमारी लिटिल फिंगर है इसी के पास प्रॉक्सिमली। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अल्नो कार्पल अबैटमेंट सिंड्रोम। अल्नो कार्पल अबैटमेंट सिंड्रोम क्या है? ये भी एक पेनफुल रिस्ट कंडीशन है जिसमें जो स्मॉल बोन्स होती हैं रिस्ट की, वो रब करती है एक दूसरे के अगेंस्ट। जब वो रब करेंगी तो क्या होगा, वो अर्ली आर्थराइटिस को लीड करेंगे। The ulna is the long forearm bone that runs from tip of the elbow and ends at the small finger side of the wrist। अच्छा, अब हम देखेंगे बेसिकली ये तो हमारे पास कॉमन टर्मिनोलॉजीज थी, उनको हमने देख लिया क्योंकि यही टर्म्स आके हमारे लेक्चर में यूज़ होंगे। ये आउटलाइन हो गई हमारे पास लेक्चर की। इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? नॉर्मल एनाटमी देखेंगे रिस्ट और हैंड की, फिर हम क्रोनिक और एक्यूट इंजरीज़ को देखेंगे, और एट दी एंड हम असेसमेंट, मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज़ और प्रोटोकॉल्स देखेंगे। अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें, इंसिडेंट्स ऑफ रिस्ट एंड हैंड इंजरीज। रिस्ट एंड हैंड इंजरीज आर कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। These injuries ranging from acute traumatic fracture which can be seen in contact sport, जैसे कि हमने अभी बॉक्सर फ्रैक्चर देखा भी था। इसके अलावा कौन कौन से गेम में फ्रैक्चर्स कॉमन है? फुटबॉल है, रग्बी है, हॉकी है और बेसबॉल है। क्रोनिक स्ट्रेस या फिर ओवर यूज इंजरीज भी हो सकती हैं, जैसे कि गोल्फ, जिम्नास्टिक्स में होता है या फिर रैकेट स्पोर्ट्स में होता है। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव linemen were most likely to sustain hand injuries due to higher incidence of contact with the opponents. Tennis players are also prone to overuse injuries, with studies showing the extensor carpi ulnaris in particular may become dysfunctional as a result of prolonged or faulty technique। जब टेनिस प्लेयर जो है वो फाल्टी टेक्निक यूज़ करेगा और फॉर प्रोलॉन्ग टाइम यूज़ करेगा तो वो चीज़ लीड करेगी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस की डिस्ट्रॉफी को, उसकी ओवर यूज़ इंजरी को। अच्छा, रिस्ट ओवर यूज इंजरी को सॉरी लीड करेगी, डिस्ट्रॉफी को नहीं। अच्छा, रिस्ट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंजर्ड साइट इन जिम्नास्टिक आफ्टर द शोल्डर। Sports injuries of the wrist and hands are altogether not that uncommon, accounting for around a fifth of all emergencies presented to medical units within UK। अब anatomy है। Assessment relies on a good applied knowledge of anatomy, a systemic and applied approach to the assessment process। It is important when assessing a client to understand the functionality of the joint so that comparison of the dysfunction can be made। जब हमें नॉर्मल एनाटमी पता होगी तभी हम उसको एब नॉर्मल और नॉर्मल को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि कोई ना कोई मसला है। अच्छा, motor tasks often include hand and wrist actions such as blocking, gripping, catching, throwing, which can be seen being performed by most of today's athletes in almost every sport। The structure and function of the wrist and hand are unique in that the muscles, joints, tendons, and ligaments all work together to provide stability, whilst enabling the thumb and forefingers to perform intricate and often delicate movements। The wrist and hand are comprised of 27 bones and more than 20 joints, of which there are 8 carpals, 5 metacarpals and 14 flanges। स्किफाइड जो है वो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है। डिसलोकेशन ऑफ कैपिटेट विद द ल्यूनेट में आल्सो अकर एज द रिजल्ट ऑफ स्किफाइड फ्रैक्चर। अगर तो स्किफाइड के साथ कैपिटेट का भी फ्रैक्चर है तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पेरील्यूनेट डिसलोकेशन। ये हो गई हमारे पास वही रिस्ट एंड हैंड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट। जॉइंट्स
These joints of the wrist and hand can be classified by their anatomical location and articulation with one another to make up. अब कौन कौन से joints जो मेन हम देखते हैं इस रीजन में, रेडियो कार्पल ज्वाइंट नाम से पता चल रहा है, रेडियस और कार्पल बोन्स के दरमियान, मिड कार्पल ज्वाइंट्स दोनों कार्पल्स के दरमियान जो ज्वाइंट्स बनता है, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान का ज्वाइंट मेटाकार्पोफलेंजियल ज्वाइंट और इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट। फिर हमारे पास मसल्स आ जाते हैं, जॉइंट्स और बोन्स तो हमने देख ली। मसल्स, देयर आर 5 मसल्स दैट एक्ट ऑन द रिस्ट जॉइंट। वो 5 मसल्स कौन कौन से हैं? फ्लेक्सर ग्रुप के अगर हम बात करें तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, पोमरिस लॉन्गस है और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है। इसके अलावा अगर हम एक्सटेंसर ग्रुप की बात करें तो एक्सटेंसर में हमारे पास 2 ही मसल्स आते हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। मतलब 3 फ्लेक्सर मसल्स और 2 एक्सटेंसर मसल्स जो हैं वो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड विच को एग्जिस्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट फॉर द थंब एंड द फिंगर्स। ये अब हमारे पास मसल्स हो गए रिस्ट और हैंड के इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट के। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है असेसमेंट। हमने एनाटमी देख ली। असेसमेंट में सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती है। ऑब्जेक्टिव में वही पल्पेशन, रेंज ऑफ मोशन, स्पेशल टेस्टिंग और फंक्शनल असेसमेंट आ जाती है। कॉमन स्पोर्टिंग इंजरीज जो हैं रिस्ट और हैंड की, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कौन सी हैं। पहली जो है वो है गेम कीपर थंब। गेम कीपर थंब हमने पहले भी देखा था, स्कायर थंब को डिफ्रेंशिएट किया था गेम कीपर थंब से। अच्छा, अब हम डायरेक्टली इसकी मैनेजमेंट ही देख लेते हैं। मैनेजमेंट में यही है कि क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो इसमें हमने प्राइस फार्मूला जो है वो यूज़ करना होता है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड भी दे सकते हैं पेशेंट को और मसाज मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो लिगामेंट है वो रिपेयर हो सके और नॉर्मल जो फंक्शन है वो रिस्टोर हो सके। अच्छा, इसके बाद लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे हमें प्रोग्रेशन इम्प्रूवमेंट मिलती है उसमें हम पेशेंट थंब की स्ट्रेंथनिंग भी कराएंगे और डेक्सटेरिटी भी इम्प्रूव कराएंगे। जैसे कि थेरेपी बाल्स हमने शुरू में देखी थी जो डिफरेंट कलर्स की थी वो भी यूज़ करा सकते हैं, थेराप्यूटिक पोटी भी यूज़ कराते हैं या फिर डिफरेंट थंब स्ट्रेंथनिंग डिवाइसेस भी हम दे सकते हैं ताकि जो थंब और हैंड की ग्रिप है वो हमारी इम्प्रूव हो सके। अच्छा, अब इंजरी प्रिवेंशन की अगर बात करें तो फुटबॉलर या फिर जो सॉकर गोल कीपर्स होते हैं, रग्बी प्लेयर्स, प्रिवेंटिव टेपिंग कैन बी इफेक्टिव इन एडिंग थंब जॉइंट स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग फर्दर इंजरी एंड इन स्पोर्ट्स वेयर नो कैचिंग इज रिक्वायर्ड। A thumb brace can also provide alternative means to permanent wrist support। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम उसकी टेपिंग कर देते हैं, उसको स्प्लिंट भी दे सकते हैं अगर थंब की मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो, ताकि थंब की इंजरी को हम मिनिमाइज़ कर सके, चांस ऑफ इंजरी को। ये वही स्कायर थंब हो गया, इंजरी टू द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट characterized by painful swelling and weakness when grasping with the thumb। ये वही रप्चर हुआ है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। सेकंड कंडीशन है हमारे पास मैलेट फिंगर, कॉमन इंजरी सस्टेन इन द फील्ड एंड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इज मैलेट फिंगर। इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है, फोर्सफुल फ्लेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड डिस्टल जॉइंट। जब आप फोर्सफुल फ्लेक्शन करेंगे डिप जॉइंट पे जो कि पहले एक्सटेंडेड होगा तो ये चीज़ लीड करेगी मैलेट फिंगर को। इसके साइंस एंड सिम्टम्स, एन एथलीट विद द मैलेट फिंगर विल प्रेजेंट विद पेन एट द डोर्सल DIP joint with an instability to actively extend the joint, demonstrating a characteristic flexion deformity. If the tendon is only partially stretched, then movement may be restricted by 15 to 20 degrees। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास however if the full rupture then movement will limited by 30 to 40 degree extension although full passive movement is typically preserved। इसमें वही सेवेरिटी की बेस पे हमें बताया हुआ है, अगर तो पार्शियल इंजरी होगी तो फिर हमें 15 टू 20 डिग्री जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन मिलेगी और अगर फुल रप्चर होगा तो फिर 30 टू 40 डिग्री तक हो सकता है। और पेन पेशेंट को कहाँ पे होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होगा डिप जॉइंट के।
मैनेजमेंट क्या है? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, वही प्राइस फार्मूला हमने यूज़ कराना है। टर्मिनल इंटरफेरेंशियल जॉइंट शुड बी स्प्लिंटेड इन स्लाइट हाइपर एक्सटेंशन, क्योंकि उसमें फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप हुई होती है, तो हम उसकी फिंगर को स्ट्रेट करके उसको स्प्लिंट आउट कर देंगे, और विदाउट इमोबिलाइजिंग एनी अदर जॉइंट ऑफ द इंजर्ड फिंगर। सिर्फ और सिर्फ हमने टिप जॉइंट को ही फोकस करना है, उसके साथ जो हमारे पास पिप जॉइंट पड़ा हुआ है उसको इमोबिलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है एक्टिव डिप फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं स्ट्रेंथनिंग और मोबिलिटी को रीगेन करने के लिए। दिस शुड बी प्रैक्टिस्ड without discipline for 10 minutes every hour for the first 2 hours, for the first 2 weeks, followed by the several weeks of dip flexion exercises with an extended pip joint. सेकंड कंडीशन है जर्सी फिंगर। ये भी डिसरप्शन है, लेकिन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन की। इसमें पेशेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, व्हेन एन एथलीट फिंगर कैचेस ऑन एन अदर प्लेयर क्लोथिंग, usually while playing a team sports such as football or the rugby, as the athlete pull away, the finger is forcefully straightened while profundus flexor tendon continue to contract. The ring finger is the weakest digit of the four fingers, accounting 75% of reported cases. जर्सी फिंगर, जैसे किसी की फिंगर जो है वो अटक जाती है, तो इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन जो है उसका रप्चर हो जाता है। रीज़न क्या होती है कि फोर्सफुल एक्सटेंशन हो रही होती है, और मोस्ट कॉमन जो फिंगर हमारी इन्वॉल्व होती है वो है रिंग फिंगर। ये जर्सी फिंगर, इसका मैकेनिज्म हो गया। जर्सी फिंगर कहने की रीज़न भी यही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम और मैनेजमेंट। साइन एंड सिम्टम में पेशेंट जो है पेन होगा, उसे स्वेलिंग होगी, लेकिन मोलर एस्पेक्ट पे होगी, क्योंकि इसके मैकेनिज्म ही देखें कि ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम था वो रप्चर हो रहा था, तो इसलिए मोलर एस्पेक्ट ऑफ डिप जॉइंट पे पेशेंट को पेन होगा। ये मेरिट फिंगर के अपोजिट होगा। और सेकंड चीज़, टेंडरनेस भी आपको फील होगी। आप मैनेज कैसे करना है, आपने फ़ौरन से आपने इसको डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने के बाद अगर तो आप फ्रैक्चर को सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पहले फ्रैक्चर को आपने रूल आउट करना है और उसको ट्रीट करना है, उसके बाद इसको हम करेंगे। अगर तो नहीं है तो फिर हम इसमें मैनेजमेंट में जो करते हैं, पेन के लिए हम डिफरेंट स्टेरॉइड्स वगैरह दे सकते हैं। रिहेबिलिटेशन भी उसकी स्टार्ट करा सकते हैं, जैसे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हैं, या फिर डिफरेंट मसाज हो गए, डिफरेंट थेराप्यूटिक डिवाइसेस भी हम यूज़ कराएंगे पेशेंट से। अच्छा, बटरनियर डिफॉर्मिटी है नेक्स्ट हमारे पास। ये भी कॉमन इंजरी है टू द सेंट्रल स्लिप एक्सटेंसर टेंडन, अक्कर्स व्हेन दी, अब ये पिप जॉइंट की है। जर्सी और मैलेट फिंगर डिप जॉइंट की थी कंडीशंस। इसमें स्लिप एक्सटेंसर टेंडन की जो है सेंट्रल स्लिप, वो उसकी इंजरी हो जाती है। और बास्केट बॉल प्लेयर्स जो हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है बॉटनियर डिफॉर्मिटी। बोलर डिसलोकेशन ऑफ पिप जॉइंट कैन आल्सो काज सेंट्रल स्लिप टेंडन इंजरीज। ये बॉटनियर डिफॉर्मिटी। साइन एंड सिम्टम्स इसके भी वही होंगे, पेशेंट को पेन होगा, लोकलाइज स्वेलिंग होगी पिप जॉइंट में, और पेशेंट एवेल्यूएटेड बाय होल्डिंग द जॉइंट इन पोजीशन 15 to 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। पेशेंट की पोजीशन जो होगी वो फ्लेक्शन में ही होगी। अफेक्टेड फिंगर पे पिप जॉइंट पे 15 to 30 डिग्री आपको फ्लेक्शन मिलेगी। पिप जॉइंट इज इंजर्ड देन द एथलीट विल अनेबल टू एक्टिवली एक्सटेंड, और वो जो फ्लेक्शन उसकी 15 to 30 डिग्री है वो वहाँ से उसको एक्सटेंड नहीं कर सकेगा। अगर तो वो नहीं कर सकता तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि बटनियर डिफॉर्मिटी ही है। टेंडरनेस ओवर द डोर्सल, अब यहाँ पे पेशेंट को डोर्सल एस्पेक्ट पे, लेकिन पिप जॉइंट के ही डोर्सल एस्पेक्ट पे पेन होगा। मैनेजमेंट अगर हम इसकी करें तो मैनेजमेंट जो है, इसको हम पहले सप्लीमेंट आउट करते हैं 6 वीक्स के लिए, और फिर हम इसको फर्दर जो है रेस्ट ड्यूरेशन के बाद हम डिफरेंट बाल चूज़ कराएंगे, थेराबैंड यूज़ करा सकते हैं, या फिर वही थेराप्यूटिक बूटीज जो है वो यूज़ कराएंगे। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हो गई, मसाज वगैरह हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, वो है एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, इसका रप्चर हो सकता है, और अक्कर्स विद द डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर। ये अलग से नहीं होगा, इसके साथ डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर भी होता है मोस्टली, तो इसमें टेंडन ट्रांसफ़र मोस्टली हम करते हैं।
सेकेंड चीज़ है ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स टीयर, ये भी डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की इंस्टेबिलिटी के साथ एसोसिएट करता है। कोलेट्रल लिगामेंट स्प्रेन है, ये पिप जॉइंट में होता है इंजर्ड मोस्टली। रिस्ट स्प्रेन है, अकर्स आफ्टर ट्रिप और फॉल और कंटूजन इंजरीज भी हो सकती हैं। डिक वर्विन सिंड्रोम है, इसको हॉफमैन डिजीज़ भी कहते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और थिकनिंग है साइनोवियल लाइनिंग की, साइनोवियल शीथ की। कौन से टेंडेंस की? इसमें दो ही टेंडेंस इन्वॉल्व होते हैं, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवस। इसमें जो फ्रिक्शनल मसाज है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम पेशेंट के थंब को इमोबलाइज कर देते हैं स्प्लिंट यूज़ करा के। ये डिफरेंट हुई हमारे पास मसल्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकती है इसी रीजन में। कार्पल टनल सिंड्रोम साइक्लर में होती है, जिमनास्ट में होती है, वेट लिफ्टर्स में हो सकती है। अल्नर नर्व कंप्रेशन हो सकती है, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, पोस्ट कंप्रेशन ऑफ कार्पल बोन्स, और ट्रिगर फिंगर भी हो सकती है जिसमें फिंगर टेंडन जो है उसकी डिसरप्शन हो जाएगी। मसल्स की पैथोलॉजीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बोन पैथोलॉजी, मतलब हम पैथोलॉजी में भी तीन चीज़ें कवर करें। सॉफ्ट टिश्यूज़ की थी, सॉफ्ट टिश्यूज़ में हमने लिगामेंट्स की देखी है, मसल्स की देखी है, और अभी बोन्स पैथोलॉजीज देख रहे हैं। अच्छा, स्किफाइड फ्रैक्चर है, सडन इम्पैक्ट ऑन द क्लोज्ड रिस्ट विद एक्सटेंशन स्वेलिंग एट द बेस ऑफ द थंब। वही जब सडन इम्पैक्ट होगा क्लोज्ड रिस्ट के साथ विद एक्सटेंशन, तो तब इसका स्किफाइड का फ्रैक्चर होने का चांस होता है। पेशेंट में हैव पेनफुल प्रोनेशन एंड अल्नर डेविएशन। मेटाकार्पल फ्रैक्चर हो सकता है, पंचिंग टाइप इंजरी है ये, फिंगर फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर बेनेट फ्रैक्चर है। अब बेनेट फ्रैक्चर क्या है? ये भी सिमिलर इन मैकेनिज्म ऑफ एमसीपी फ्रैक्चर है, एक्सेप्ट इन दिस केस इम्पैक्ट इज स्पेसिफिकली टारगेटेड ऑन द थंब। लेकिन बेनेट फ्रैक्चर में सिर्फ और सिर्फ थंब ही इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा पिप जॉइंट के जो है किसी भी फिंगर में डिसलोकेशन हो सकती है। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें डिफरेंट गेम्स हैं, उसकी एसोसिएटेड इंजरीज हैं, और उसका मैकेनिज्म हो गया। मेन इंजरीज जो हमने सारी देख ली हुई हैं, वही सारी इंजरीज हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है इस टेबल में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।